नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। जेटेट के पेडागोगी 1000 प्रश्नों के सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने 150 तक के सारे प्रश्नों को देख चुका था। तो चलिए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगले 50 सवालों की हम लोग चर्चा करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जेटेट और सीटेट दोनों के लिए ही उपयोगी है, इसीलिए सारे क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 151 पे आते हैं। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं? यह सीखने के वातावरण, फिर खाली स्थान, निर्मित पर प्रभाव डालता है, रूपांतरित को क्षुब्ध करता है, परिभाषित को क्रम प्रभावी बनाता है, या फिर ऑप्शन डी व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 151 है इसका जो ऑप्शन है, मुझे इसमें कुछ डाउट हो रहा है क्योंकि दो ब्लैंक दिए गए हैं, लेकिन इसका जो ऑप्शन है एक ही दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं, 151 को छोड़ देते हैं। 152 है कि अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनिमय, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमयों का निर्माण करना, या फिर ऑप्शन डी है स्व अनुशासन और नियंत्रण। तो क्वेश्चन नंबर जो 152 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कि अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। ठीक है, अधिगमकर्ता का स्व विनिमय मतलब होता है स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 है कि प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताएं, रुचियां तथा कौशलों में समान नहीं होते हैं। दूसरा ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुण नहीं होते हैं, न ही वे उभयनिष्ठ लक्ष्यों को बांटते हैं। ऑप्शन सी है सभी अधिगमकर्ताओं के लिए एक उभयनिष्ठ पाठ्यचर्या संभव नहीं है, या फिर ऑप्शन डी है एक विषमांगी कक्षा में सभी अधिगमकर्ताओं की क्षमता को विकसित करना असंभव है। तो क्वेश्चन नंबर 153 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कि कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताएं, रुचि तथा कौशल वे अलग अलग होते हैं, वे समान नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर करता है, सीखने के डैश सिद्धांत से जुड़ा है, संज्ञानात्मक, विकासात्मक, व्यवहारात्मक या फिर रचनात्मक। तो क्वेश्चन नंबर जो 154 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कि विकासात्मक। जो अवलोकित व्यवहार है वो विकासात्मक सिद्धांत से जुड़ा होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 155। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, या फिर लास्ट ऑप्शन है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा का शिक्षा देने से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर जो 155 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात कि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो किसी भी विद्यार्थी को समझने के लिए एक शिक्षक के अंदर बाल मनोविज्ञान की अच्छी जानकारी होना आवश्यक है, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी होना चाहिए, और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों का मत भी होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, या फिर कक्षा में भाषण देकर। तो जो एक शिक्षक है वो विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, कैसे? वो पुरस्कार देकर उन्हें प्रेरित कर सकता है, जिससे बच्चे पढ़ने में ज़्यादा मन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 158 है कि निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर,
चिंतनशील स्तर या फिर समझ स्तर। तो शिक्षण अधिगम स्तर कौन सा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कि विभेदीकरण स्तर। क्वेश्चन नंबर 159 है, सामान्यतः बच्चों में पठन के लिए निम्न विशेषताएं होती है। अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान निर्माण करना या फिर उपरोक्त सभी। तो जो छात्रों में पठन पाठन के लिए विशिष्टताएं होती है वो उपरोक्त में से सभी होगा, अर्थात कि अधिगम में क्रियाशीलता होना चाहिए, छात्रों में सीखने की योग्यता होनी चाहिए, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान निर्माण करना, ये सारे विशिष्टताएं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 160 है कि एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है अतिरिक्त सहायता की, विशेष सहायता की, किसी सहायता की नहीं, या फिर कुछ सहायता की। तो जो एक मंद गति से सीखने वाला बालक होता है वे अविरक्त सहायता अर्थात कि उन्हें लगातार सहायता की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 161 है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है किशोरावस्था को, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। तो क्वेश्चन नंबर 162 है कि पावलोव के सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया गया था? खरगोश, चूहे, कुत्ते या फिर बिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 162 का आंसर हो जाएगा कुत्ते, अर्थात कि पावलोव ने कुत्तों के ऊपर प्रयोग किया था फिर सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 163 है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है खेल का मैदान, सभागार, घर या फिर विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान होता है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या फिर सृजनशीलतावाद। तो क्वेश्चन नंबर 164 का आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात कि व्यवहारवाद जो होता है वो अधिगमकर्ता को अधिकतर स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक है, सीखने की मौलिकता के सूचक है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है या फिर सीखने के रचनात्मक के सूचक है। तो क्वेश्चन नंबर 165 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कि सीखने के प्रगति के सूचक हैं। 166 क्वेश्चन नंबर है कि व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है सीखना, सोचना, क्रिया करना या फिर कल्पना करना। तो अभ्यास के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको कहते हैं हम लोग सीखना। अभ्यास के द्वारा ही बच्चे ज़्यादातर सीखते हैं और चीज़ों का अनुकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र है सेफर, हेडफील्ड, ड्रेवर या फिर लेडल। तो जो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ये ड्रेवर के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय समाज की बहुभाषित विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए, खालिस्तान दिया गया है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के लिए संसाधन के रूप में, या फिर लास्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर जो 168 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कि विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। 169 है कि शिक्षार्थियों को खाली स्थान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षक जो प्रश्न पूछ सकते हैं उन प्रश्नों के उत्तर याद करने में, या फिर ऑप्शन बी देखते हैं
ऑप्शन बी है कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने, समूह कार्य से दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने, या फिर लास्ट ऑप्शन है अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने। तो क्वेश्चन नंबर जो 169 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कि कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ, या फिर सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, या फिर लास्ट ऑप्शन है कि सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित होता है। तो सीखने के संबंध में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सीखने के संबंध में मेरे ख्याल से ऑप्शन सी होना चाहिए कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं कि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसका पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों को मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों को स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। ऑप्शन बी है यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। ऑप्शन सी है कि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है पूर्व पाठों को दोहराना यह एक प्रभावी तरीका है। क्वेश्चन नंबर जो 171 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात कि जो पूर्व पाठ होते हैं उनको दोहराना सीखने का एक प्रभावी तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 172 है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होती है सीखने के डैश के सिद्धांत से संबद्ध होते हैं, रचनावाद, संज्ञानवाद, विकासवाद या फिर व्यवहारवाद। तो क्वेश्चन नंबर जो 172 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात कि व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173। सिद्धांत के रूप में रचनावाद शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित होता है। ऑप्शन सी है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देती है, या फिर लास्ट ऑप्शन है सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। तो क्वेश्चन नंबर 173 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कि दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। विकास की सामान्य क्षमता, ऑप्शन बी है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, या फिर ऑप्शन सी है विकास की दर, और लास्ट ऑप्शन है विकास क्रम। तो क्वेश्चन नंबर 174 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कि विकास की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 175। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है, अवलोकन का शिक्षण, या फिर सीखने का अवलोकन, सीखने के लिए अवलोकन, या फिर अवलोकन के लिए सीखना। तो क्वेश्चन नंबर 175 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कि सीखने के लिए अवलोकन करना। क्वेश्चन नंबर 176 है कि प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। ऑप्शन बी है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी क्षमताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। ऑप्शन सी है कि शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। ऑप्शन डी है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। तो 176 जो क्वेश्चन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 को देखते हैं। शिक्षार्थियों का आत्म नियमन डैश की ओर संकेत करता है, स्व अनुशासन और स्वतंत्र नियंत्रण, या फिर अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, या फिर ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों
विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। लास्ट ऑप्शन है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय। तो क्वेश्चन नंबर 177 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कि स्व अनुशासन और नियंत्रण। आत्मनियमन का क्या अर्थ होता है? स्व अनुशासन और नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 178 है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता का काम करती है। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है। या फिर लास्ट ऑप्शन है कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 178 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, अर्थात कि अनअधिगम मतलब अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा होता है। 179 है कि आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में बहुत कम बोलता है, आप उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? ऑप्शन ए है उसके साथ विचार विमर्श करके। ऑप्शन बी है उसे कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रेरित करके। ऑप्शन सी है उसे विभिन्न खेल कूद तथा अन्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करके। तो क्वेश्चन नंबर 179 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे विभिन्न खेलकूद तथा अन्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180। एक बालक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु अध्ययन करता है, ये प्रेरित अभिप्रेरित होती है आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, सकारात्मक रूप से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 180 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कि सकारात्मक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक की अनुचित गतिविधियों को रोकने का उचित तरीका है दंड, उचित नैतिक मूल्यों की शिक्षा, पुरस्कार, या फिर बुला भला कहना। तो जो बालक के अनुचित गतिविधियां हैं उसको रोकने का उचित तरीका होता है उचित नैतिक मूल्यों की शिक्षा देकर, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 182 है कि नौकरी के प्रति किसी व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों की भविष्यवाणी करने हेतु आवश्यक है व्यक्ति की डैश की जानकारी होना, रुचि, क्षमता, बुद्धि, या फिर अभिरुचि। तो किसी भी नौकरी के लिए व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों की भविष्यवाणी करने के लिए उनकी रुचि के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 183 है प्राथमिक पुनर्बलन का उदाहरण है भोजन, धन, श्रेणी, या फिर स्तर। तो प्राथमिक जो पुनर्बलन है इसका उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कि भोजन। क्वेश्चन नंबर 184 है कि मेस्लो के अनुवांशिक सिद्धांत में प्रथम उद्देश्य है प्यार एवं अपनापन, सम्मान एवं स्वसम्मान, स्वयं की वास्तविकता, या फिर सुरक्षा एवं चिंतन मुक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 184 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कि स्वयं की वास्तविकता। क्वेश्चन नंबर 185 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गौण अभिप्रेरक है जिज्ञासा, धन की चाहत, शारीरिक आकर्षण, या फिर प्यास। तो निम्नलिखित में से कौन सा गौण प्रेरक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 185 का ऑप्शन बी, अर्थात कि धन की चाहत। 186 है जिज्ञासा गौण अभिप्रेरक है किसने कहा है? ब्राउन, बटर, मार्लो, या फिर फॉक्स। तो ये जो कहा गया है कि जिज्ञासा एक गौण अभिप्रेरक है, ये ब्राउन के द्वारा कहा गया है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने में अभिप्रेरणा की भूमिका है व्यवहार को लक्ष्य निर्धारित करना, व्यवहार को व्यवस्थित करना, सीखने वाले के व्यवहार को सक्रिय बनाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 187 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? तारीफ करना, पुरस्कार देना, दंड देना, या फिर स्पर्धा। तो कौन सा बाह्य अभिप्रेरक नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात कि दंड देना जो होता है ये बाह्य अभिप्रेरक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। तो क्वेश्चन नंबर जो 189 है कि जन्म के समय
लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है? जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता या फिर चिकित्सा मंदता? तो ये जो जन्म के समय चोट लगती है या फिर भ्रूण क्षति होती है, इसमें जो मानसिक मंदता आती है उसे कहते हैं हम लोग आकस्मिक मंदता। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 190 है कि प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? निरंतर पुनर्वलन, दंड, मौखिक भर्त्सना या फिर आंशिक पुनर्वलन? तो क्वेश्चन नंबर 190 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कि निरंतर पुनर्वलन। क्वेश्चन नंबर 191 देखते हैं कि अंतरपरक अनुदेशन है कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां। ऑप्शन सी है ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, या फिर ऑप्शन डी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 191 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात कि शिक्षार्थियों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है? विद्यार्थियों के बहुत उच्च अपेक्षाएं रखना, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना, अपेक्षाओं का स्वरूप स्तर रखना, या फिर ऑप्शन डी है कि शिक्षार्थियों के किसी प्रकार के अपेक्षाएं न रखना। तो 192 जो क्वेश्चन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात कि अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने में। क्वेश्चन नंबर 193 है एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश के रूप में अभिप्रेरित होता है? बाह्य, वैयक्तिक, अनुभविक या फिर आंतरिक? तो क्वेश्चन नंबर 193 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात कि वैयक्तिक रूप से ये अभिप्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा है असफलता से बचने की प्रवृत्ति, सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, या फिर चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति? तो क्वेश्चन नंबर 194 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात कि चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की जो प्रवृत्ति होती है वही उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है? का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है? या फिर ऑप्शन सी है के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन डी है के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 195 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीखना सीखने फिर खालिस्तान दिया गया है का आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है? के लिए अंतर का भिन्नता के लिए या फिर संबंध? तो क्वेश्चन नंबर 196 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात कि सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 197 है एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के द्वारा या फिर डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 197 है एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के द्वारा एक अच्छी तरह समझा जा सकता है? पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत, पुनर्बलन आकस्मिकताओं का सिद्धांत, या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत? तो क्वेश्चन नंबर 197 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कि पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक अभिप्रेरित बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? सीखने की इच्छा, सीखने में आवेष्टन, आकांक्षा स्तर या फिर समूह से अलगाव। तो क्वेश्चन नंबर 198 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात कि समूह से अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। तो 199 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कि इसमें 1, 2 और 3 करेक्ट होगा, अर्थात कि प्रशंसा एवं दोषारोपण, उसके बाद प्रतिद्वंदता और पुरस्कार एवं दंड, ये बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? चुने हुए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा या फिर सस्वर अधिगम द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर जो 200 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात कि सस्वर अधिगम द्वारा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले 50 प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।